कर करके आपको जहां हमारे किसान नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ की नगरी में हूं। मेरे पीछे गंगा कलकल बहती हुई आपको दिखाई दे रही है और यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस काशी विश्वनाथ का, इस जमीन का जितना महत्व है, उतना ही महत्व यहां पर आसपास मौजूद जितने भी लोग हैं उनका वर्तमान की राजनीति में हो जाता है जब वो अपनी बात खोलकर बोलते हैं। काशी विश्वनाथ के लोग क्या बोल रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकासवाद से होते होते अब खुला खेल आ गया है जातिवाद पर। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में थे। वहां पर पहुंचकर कश्यप समुदाय के जरिए पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार छोटी छोटी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश के तहत अलग अलग सम्मेलन किए जा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से लगातार इस तरह की कोशिशें जारी हैं। यानी कि कुल मिलाकर कामकाज को थोड़ा दरकिनार करके जातिवाद के मुद्दे पर ही क्या पूरा का पूरा चुनाव आकर फोकस हो जाएगा। आखिर अलग अलग पार्टियां जातियों को अलग अलग करके क्यों आंकती हैं और अलग अलग जातियों को लुभाने की कोशिश वर्तमान राजनीति के तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक क्यों हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में फिर जाति सम्मेलनों का सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हर एक दल जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति का दम भरती है, लेकिन जब चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट का सवाल उठता है तो सबसे पहले जाति और धर्म याद आने लगता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये कश्यप महासम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ है। बुढ़ाना के मैदान से अखिलेश ने हुंकार भरी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो कश्यप समाज को सम्मान मिलेगा। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, वंचितों के नेता और सभी समाजों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। और अखिलेश का ये कश्यप महासम्मेलन इस मायने में अहम है क्योंकि बीजेपी भी पिछड़ा वोट बैंक को साध रही है। पिछड़ों का बड़ा समर्थन हासिल कर 2014 से 2019 तक के चुनावों में बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखी। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगभग 5% निषाद कश्यप वोट बैंक है। निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप मतदाता कई सीटों पर बहुत प्रभावशाली है और यूपी के हर हिस्से में इनकी आबादी है। इसलिए एक और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो दूसरी ओर अखिलेश बता रहे हैं कि योगी राज में पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं मिला। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट, क्या उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है, और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बीजेपी की भी जाति धर्म वाली रणनीति तैयार है। इसी हफ्ते कैराना जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 में हिंदू पलायन की राजनीति को फिर उभारा है। सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। इस बीच छोटे छोटे जाति सम्मेलनों में बीजेपी अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने जाटव सम्मेलन किया था और वहां निशाने पर आई थी समाजवादी पार्टी। सपा का तो कहना है क्या, अभी बताया विधायक ने, वहाँ तो दो ही लोगों की पूछ होती है, या तो मुसलमानों की होगी या उनके अपने उनकी होगी। यूपी की राजनीति में सिर्फ पिछड़ी जातियों को ही साधने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि ब्राह्मणों की भी सुध पार्टियां लेने लगी। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी तक ब्राह्मण वोटों पर डोरे डाल चुके हैं।
आज तक ब्यूरो। इतना मारा खुला खेल जातिवादी शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। सवाल बड़ा ये है कि ये अलग अलग गोलबंदी करने की कोशिशें जो तमाम दलों की ओर से की जा रही हैं, जातियां किसको साधेंगी और किसको बिठाएंगी सत्ता के शीर्ष पर, जिसको लेकर ये लड़ाई लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, बीजेपी यहां पर जो कामकाज कर रही है उसको जोर शोर से उठा रही है, लेकिन इसी के साथ वो तमाम जातीय सम्मेलन भी कर रही है। अब सवाल यह है कि जातीय के मुद्दे पर कोई भी पार्टी किसी से भी पीछे या कमतर दिखना नहीं चाहती है। खास मेहमान से अपना परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चलामणि त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान AIMIM के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलामणि त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मुजफ्फरनगर में जाकर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया और इसी वजह से उनकी सरकार आएगी तो फिर कश्यप समाज के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करेगी। इस पर ज्यादा जोर देते हुए दिखाई दिए। पिछड़े जातियों के हक की आवाज बुलंद करने की कोशिश अखिलेश यादव की, क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में इस बार जो जंग होने जा रही है वो ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की। उत्तर प्रदेश की इस बार की जंग कुशासन बनाम सुशासन की है, परिवारवाद बनाम उत्तर प्रदेशवाद की है। एक ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री बनाम उत्तर प्रदेश में हुए जो अराजकता की कहानी है उसकी लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, आज जो लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि फला समाज को ये देंगे, फला समाज को वो देंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी मर्तबा सरकार बना चुके हैं, कितनी बार सरकार चला चुके हैं, उनके परिवार के और लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं, लेकिन क्या दिया? आप पिछले 5 साल की जो सरकार रही 2012 से लेकर 2017 के बीच में देखिए, एक परिवार से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। एक परिवार के लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, एक परिवार के लोगों को लाल बत्तियां मिली, एक परिवार के लोगों को नौकरियां मिली, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को सुविधाएं मिली, और उसके बाद जो बाकी की जनता थी वो तरसती रही। और यही परिणाम रहा कि जब 2017 में सरकार जाने की बारी आई तो परिवार में किस तरह की जंग देखने को मिली, वो जंग आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि आज 2017 के बाद से आप देखिए ईमानदारी से काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। एक ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में जाते हैं, चाहे वो कोविड काल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की पटकथा लिखने की बारी रही हो, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से। लेकिन जो लोग चुनाव हार रहे होते हैं वो अंततः चुनाव को जाति और धर्म के मुद्दे पर लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी सरकारों में 400 सांप्रदायिक दंगे हुए। वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार में 400 दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ठीक है आशुतोष जी, इस पर जवाब दीजिए। वो दंगे गिना रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से दंगे होते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कामकाज का भी जिक्र किया, लेकिन ये जातीय गोलबंदी समाजवादी पार्टी के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्योंकि आप लोग तो कहते थे 2012 से 17 तक बहुत विकास किया है, फिर वो कामकाज पीछे कहाँ चला गया? आज कश्यप समाज, पिछड़ी जातियां, ये जातियां, वो जातियां इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी क्यों हो गई हैं? आशुतोष जी। चित्रा जी, इस देश में 1872 में पहली बार जाति जनगणना हुई और 1931 की आखिरी जनगणना के हिसाब से देश चल रहा है। 1931 में जो जाति जनगणना हुई उसमें लगभग 52% अति पिछड़ा वर्ग दिया गया है, मतलब आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। और लगातार पिछड़े वर्ग के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मजाक किया है, और 2017 के बाद जो स्थिति है मैं उसका एक बयान करता हूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिला के, जिसमें 5 पिछड़ी वर्ग के मंत्री हैं, मतलब 22%, और एक शेड्यूल कास्ट है, मतलब 0.05%। चीफ सेक्रेटरी जो है वो राजीव कुमार जी, उसके बाद अनूप चंद पांडे जी, उसके बाद आर.के. तिवारी जी, डीजीपी सुलखान सिंह जी, ओपी सिंह जी, हितेश अवस्थी जी और मुकुल गोयल जी। तो कितना इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है वो आपको दिख रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद की मार्केटिंग करती है और प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि दोनों दूसरों के ऊपर छा जाए, और अब तो होर्डिंग के साथ भी बोलने लगे हैं। और मुख्यमंत्री तो इनके पहले भी कहते थे। चित्रा जी, ये समझ में नहीं आता है कि दंगे कराने के लिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सही बोलते हैं या केंद्र बैठे हुए मंत्री बोलते हैं, क्योंकि जो केंद्र बैठे हुए एनसीआरबी की रिपोर्ट बताता है कि 2017 में 8,990 दंगे, 2018 में 8,908 दंगे और 2019 में 5,714
दंगे। और खुद हंसराज अहीर जी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में थे, उन्होंने कहा था कि 2014 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 32 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हो चुके हैं, और ये लोकसभा में दिया था। जो सवाल आप खड़े करें शलमणि जी से जवाब ले लेती हूँ। राजेश मिश्रा जी, वारिस पठान जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, ये कुछ आंकड़े लेकर आए हैं शलभ जी, इस पर जवाब दीजिए पहले आप। चित्रा जी, पहली बात तो झूठे आंकड़े लेकर आए, इनको ये पता नहीं है, और हर वर्ग को बराबर के जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मिला है। लेकिन आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी में बैठे हैं आशुतोष वर्मा जी, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर देखिए, इन्होंने अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में कितनी भागीदारी की। श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री अक्षय प्रताप यादव, श्री रामगोपाल यादव, श्री शिवपाल यादव, श्रीमती डिम्पल यादव, आप गिनाना शुरू कीजिए, अंकुर यादव, न जाने कौन कौन से, पूरा परिवार बैठ के बांट लिया, पूरी सत्ता बांट ली, पूरी मलाई बांट ली, और अब चले हैं पिछड़ों को झुंझुना दिखाने कि भैया सरकार आएगी तो इस बार, पिछली बार नहीं दे पाए, पूरा परिवार में बांट लिया, इस बार आपको जरूर देंगे। अगर पहले दिया होता तो आपको ये झूठे वादे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबको पता है कि वहां पे बहन जी के परिवार को सत्ता की मलाई का सुख मिलने वाला है, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी का जो परिवार है उसको सत्ता सुख मिलने वाला है। बिहार में चले जाइए, लालू यादव के परिवार से बाहर कोई राजनीति नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, वो ये जानता है। एक नारे लगे हैं अखिलेश यादव की आज के सभा में, एक नारा लगा है। ठीक है, ठीक है, मैं लौट रही हूँ, उस पर आशुतोष जी का जवाब लूंगी, लेकिन एक नारा लगा है, ऊपर अगर अल्लाह हो और नीचे मल्लाह हो तो उस पार्टी को फिर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। किस तरह के नारे लगे हैं, एक बार उसको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा, पूरा का सब चाहेगा, तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। वारिस पठान जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेकर आना चाहूंगी। ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह हो तो उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये नारे लग रहे हैं। किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी? आपकी पार्टी भी तो मुसलमानों की गोलबंदी की कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगी हुई है लगातार। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और हमारा तो फर्स्ट डे से ये कहना है कि हम वहाँ बीजेपी को हराएंगे, और इस मर्तबा हम योगी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। अभी आपके इस चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता ने हर बात कर दी, उत्तर प्रदेश में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे थे, सरासर झूठे हैं वो। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन आपको पता है कि नहीं पता है? हाईएस्ट पुलिस कस्टोडियल डेथ, हाईएस्ट जुडिशियल कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है। कल ही कासगंज के अंदर 21 वर्षीय लड़का 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर जाता है, हिरासत में, उसका फादर उसको सरेंडर करता है अल्ताफ को, और अल्ताफ के ऊपर उसका खून हो जाता है वहां पे। ये पुलिस बता देती है कि ये एक आत्महत्या थी। अरे चित्रा जी, आप भी पढ़ी लिखी, आप समझ सकती है कि एक 5 फुट 5 इंच का लड़का 3 फीट की पाइप से लटक के कभी आत्महत्या कर सकता है क्या? वो भी पुलिस के लॉकअप के अंदर। ये सरासर मर्डर है। एक मर्डर को आत्महत्या बताना कितना बड़ा जुर्म है, उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलेंगे, उसको कंडेम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बताऊं, एक 12 पुलिस कस्टोडियल डेथ हो चुके हैं अब तक एक साल में, 442 कस्टोडियल डेथ हो चुके हैं एक साल में। तो क्यों? अल्ताफ की जगह अगर कोई दूसरा होता, दूसरे नाम वाला होता, तो अब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले सब उतर गए होते, कासगंज के सीनियर पुलिस अफसर को अरेस्ट कर लिया होता, उसके खिलाफ 302 मर्डर का कायदा कानून लगाकर उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता। मगर क्योंकि अल्ताफ माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, उसके लिए कोई पुलिस वाला अब तक ना सस्पेंड हुआ है, ना किसी पर कार्रवाई हुई है। उसके फादर को डराकर कहा गया है कि केस वापस, तो मगर केस वापस नहीं होगा। अल्ताफ को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए चित्रा जी। और देखिए आप, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका 10 सेकंड ज्यादा ले रहा हूं, इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी कि सबका साथ, सबका विकास, और सबका विकास की ये बात करते हैं तो कब इंसाफ होगा? वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अल्ताफ। अल्ताफ को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी पुलिसकर्मी अल्ताफ की हत्या में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चिंता मत कीजिए, न्याय और इंसाफ। मैं जवाब लेती हूँ। अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया है कि पुलिस हिरासत में सर्वाधिक मौतें सरकार में हुई। ठीक है, मैं एक जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लौटती हूँ। शलमणि जी, आप जवाब दीजिए इसका। चित्रा जी बहुत शोर मचा रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इनके साथ भी इंसाफ होगा। आए उत्तर प्रदेश में, इनका स्वागत है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए
पुलिस और सेना हटा दो तो हम अपनी ताकत बता देंगे। ऐसे लोगों को प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। उनका चेहरा पूरा देश जानता है कि किस तरह की राजनीति करते हैं। मुजफ्फरनगर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सचिन और गौरव जाट मारे जा रहे थे, क्यों नहीं चले आए ओवैसी, क्यों नहीं चले आए वारिस पठान साहब? जब दलितों की चुन चुन कर हत्याएं हो रही थी मुजफ्फरनगर के दंगों में, जब अयोध्या पर हमला हुआ, जब गोरखपुर में हमला हुआ, जब लखनऊ में हमला हुआ, आतंकी हमला, क्यों नहीं वारिस पठान चले आते हैं? ये आतंकवादियों की पैरोकारी करते हैं, आतंकवादियों को निर्दोष बताते हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, ये उनके पक्ष में खड़े होते हैं। ये कांग्रेस के एजेंट हैं, ये पूरी तौर पे कांग्रेस के एजेंट है और इनको हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने इनका जवाब दिया है। ये बड़े घमंड से कहते थे कि 5 मिनट के लिए सेना और पुलिस हटा लो, तो आओ ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपकी क्यों आप दहशत में हैं, क्यों इतना चीख मचा रहे हैं? आपके चुनाव का एक ही नैरेटिव है कि आप योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपके चेहरे पर तमाचा मारेगी। उत्तर प्रदेश के योगी जी को इतने प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। यहाँ पर कोई जनाधार आपके लिए नहीं बचेगा और आपको लेकिन अगर इस तरह की खबरें आती हैं शलभ जी, तो जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही बनती है ना। ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो जवाबदेही भी तो आप लोगों की ही बनती है कि आखिर कैसे हुआ। एक भरोसा तो यूपी की जनता को आप दिलाएंगे। जी मैं आ रही हूँ, एक भरोसा तो उत्तर प्रदेश की जनता को आपको दिलाना होगा। राजेश मिश्रा जी का मैं कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद वारिस पठान में आपके पास आऊंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं राजेश मिश्रा जी। लेकिन बाकी मुद्दों से इतर ये तमाम गंभीर मुद्दे जिसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की आज जिस तरह की सभा हुई, आप लोगों की भी चिंता उससे बढ़ रही होगी। कांग्रेस पार्टी वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी नजर आ रही है प्रियंका गांधी की हाल कितनी सक्रियता के बाद? चित्रा जी, आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा और समाजवादी पार्टी और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो उसकी स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 30 सालों से भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जात के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट तो लोग ले लेते हैं, सरकारें बना लेते हैं, लेकिन जनता को उसके हाल पे छोड़ दे रहे हैं। अभी 4.5 साल में इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता का हाल है, जो नौजवान बेरोजगार है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, न कोई उत्तर प्रदेश में 2017 में तो आप भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री लेकर आए थे, लेकिन बाद में आपका गठबंधन हो गया तो शीला दीक्षित को पीछे कर दिया गया। जाति पर तो कांग्रेस पार्टी भी आगे चल रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप पाक साफ है इस मामले में। चित्रा जी, आप बात सुन लीजिए ना। देखिए, कभी कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद नहीं किया है, और जो लोग जातियों की बात कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो बता दें उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में अकेले ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, 600 के करीब अकेले ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। ये लोग खोज के जो इनका राजनीतिक विरोधी हो सकता है, चाहे वो पिछड़ी जात का हो, चाहे बड़ी अपर कास्ट में ब्राह्मण हो या मुसलमान हो या दलित हो, इन लोगों ने खोज के किया है। आप पूछ लीजिए भाजपा के प्रवक्ता जी से, खुशी दुबे का क्या कसूर था कानपुर के अंदर? खुशी दुबे जिसकी शादी 4 दिन पहले हुई थी, उसे जेल में किस मुकदमे में भेजा गया, आज तक सरकार नहीं बता पाई है। आप किसी की गाड़ी पलटवा देते हैं, कोई थाने में मर जा रहा है, कोई जेल में मार दिया जाता है, ये राजनीतिक विरोध का असर होता है। 30 सालों में उत्तर प्रदेश एकदम खोखला हो गया है, चित्रा जी, खोखला हो गया है। और आज के समय में जाति और मजहब के चुनाव में वोट, तो अगर 30 सालों में उत्तर प्रदेश खोखला हो गया है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता विकल्प क्यों नहीं मान रही है? राजेश जी, अगर 30 सालों में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, अगर यूपी खोखला हो गया है तो आप विकल्प के रूप में यहाँ पर क्यों नहीं आजमाए जाते यूपी की जनता की ओर से? ये भी तो सवाल है ना। लेकिन जो आपने पूछा है, मैं सीधे शलमणि त्रिपाठी जी, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही तीनों लोगों के सवाल से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं चुन चुनकर कुछ लोगों को खासतौर से, ठीक है, निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी, जवाब ले लेते हैं जो आपने सवाल पूछे हैं। ठीक है सर, जाति और धर्म की आपकी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी शलमणि त्रिपाठी जी, और चुन चुनकर कुछ लोगों को, कुछ खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। राजेश जी जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए कहावत पूरे देश में कही जाती है कि भ्रष्टाचारियों का राजा हूं मैं, गद्दारों का अरमान, अमेठी में ब्राह्मण, वायनाड में मुसलमान। तो ये वो लोग, राजेश जी बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए राजेश जी। देखिए चित्रा किस तरह बात नहीं पाएगी, इनकी हकीकत सामने आके चिल्लाते हैं, बोलने दीजिए। अरे एक एक करके बोलेंगे, 2 लोग बोलेंगे, साथ में समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है? चित्रा जी, हरिओम मिश्रा कौन थे? हरिओम मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे, जाकर
हरिओम मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे क्या? हरिओम मिश्रा के दरवाजे पर क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा? जाके हरिओम मिश्रा के परिवार के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई आपने? ब्राह्मणों के खिलाफ जो हत्याएं हुई हैं 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो आप तो उल्टे चुनाव लड़ने चले आए थे कि 2 लड़कों का साथ पसंद है। आपने तो हरिओम मिश्रा की लाश पर, उनकी चिता पर आपने जिस तरह की बेरहमी की है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आपने जिस तरह की जातीय गोलबंदी की है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होके आते हैं और केरला में जाकर मुसलमान हो जाते हैं। आपको 2 वोट यहाँ से नहीं मिलने वाला। जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हो, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हो, दलित हो, कांग्रेस पार्टी का चेहरा समझ लिया है। आपकी हकीकत सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोग जोगी जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे, मुझे लग रहा है तो ज्यादा समय जिसकी बारी है उस समय वही बोले। एक एक करके थोड़ा सा जवाब सुनने का धैर्य भी आप लोग दिखाइए। सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। शलभ जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी मैं हमारे पास में जाऊंगी। शलभमणि त्रिपाठी जी, लेकिन एक और बात अखिलेश यादव की ओर से की गई है, इस सवाल का भी मैं जवाब चाहूंगी। देखिए, जातिवाद एक कड़वी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, हम सब जानते हैं, जिसको लेकर तमाम दल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की ओर से महंगाई के मुद्दे को उठाया गया है। महंगाई के मुद्दे पर उस तरह से एड्रेस आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? उनका ये कहना है कि आपने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला वो हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि जो हवाई चप्पल पहनेगा वो गाड़ी तक, 2 व्हीलर तक चलाने की स्थिति में नहीं है। इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है, तो उसको किस तरह से आप काउंटर कीजिएगा? शलभमणि जी। चित्रा जी, पहले समाजवादी पार्टी और उनके नेता ही केवल हवाई जहाज से घूम पाते थे। उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे अखिलेश यादव जी के राज। आज उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और आपके पास भी खूब आंकड़े होंगे, जरा टिकट बुक करिए ना। एयर टिकट बुक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चढ़ रहा है कौन नहीं चढ़ रहा। ये वो लोग हैं जो केवल जनता के भरोसे को उन्होंने तोड़ा है। केवल एक परिवार को सत्ता की मलाई चखाई है, केवल एक सैफई का परिवार उसने माल काटा, केवल सैफई के परिवार का लाभ हुआ, केवल सैफई का जो परिवार था वो धनाढ्य होता चला गया। प्रदेश की जनता, चाहे वो छोटे कोई भी बिरादरी के लोग हो, चाहे दलित हो, वंचित हो, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हो, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हो, किसी को भी इन्होंने हक नहीं दिया। केवल सैफई के परिवार का यहाँ पर राज चला। और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे मंच पर झगड़ा हुआ, सत्ता की मलाई को लेकर कैसे ये झगड़ते रहे। जब इनकी सरकार में तैनातियां होती थी, कौन से वर्ग के अधिकारी चुने जाते थे? अनिल यादव जब नौकरियां बांटता था, कौन से लोगों को नौकरियां बांटता था? क्या दलित का बेटा उसमें होता था? क्या प्रयाग के भीतर सीढ़ी के नीचे बैठकर पढ़ने वाले गरीब परिवार के बेटे, किसानों के बेटे उसमें भर्ती हो पाते थे? 50-50 लाख रुपए में नौकरियां बेची जाती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और किनको मिलती थी? केवल एक खास तौर के लोगों को मिलती थी, एक खास क्षेत्र के लोगों को मिलती थी। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने भी देखा है, उत्तर प्रदेश के दलितों ने देखा है। बहन जी क्या थी? आशुतोष जी और खुद मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि बीते 4.5 सालों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। और योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि एक में भी कोई धांधली नहीं निकाल सकता, जबकि पुरानी सरकार इसके ठीक पहले वाली एक खास जाति को ही ज्यादा तवज्जो देती थी, जिसका जिक्र यहाँ पर शलभमणि त्रिपाठी भी कर रहे हैं कि जातिवाद को बढ़ावा देने का काम आपकी सरकार की ओर से किया गया है और एक खास तबके को ही टारगेट करके चुनकर उन्हीं लोगों को नौकरी देने की कोशिश की गई थी। चित्रा जी, देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जी की बात बिल्कुल कहीं औचित्य नहीं रखता इस बातों पे। और ये सबसे पहले मैं इनको 2 जवाब देता हूँ। इन्होंने पहला जवाब मांगा था परिवारवाद पे, तो मैंने शलभमणि त्रिपाठी जी से पूछता हूँ कि गोरखपुर में सन 1989 से लेके 2014 तक जो एक सांसद थे महंत अवैधनाथ जी, क्या हो गया उनको कि लगातार इतने उनके महंत होने के बावजूद भी, इतने शिष्य होने के बाद भी उन्होंने अपने चेले को चुना जो कि उनका सगा भांजा था, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ था। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? और ये हमको सीख देते हैं। 1932 में जब आरएसएस में हेड गेवर को बनाना था तो बंद लिफाफे में लिख के नाम भेजा था। और हेड गेवर के बाद गोलवर्कर के बाद दत्तात्रेय देवरस के बाद के सुदर्शन, के मोहन भागवत। ये कौन है? ये वो आरक्षण है जो चित्पावन ब्राह्मण की एक लाइन चलती है। बता दे यहाँ पे बैठ के शलभमणि त्रिपाठी कि अगला चित्पावन ब्राह्मण आरएसएस का नहीं होगा अध्यक्ष। हिम्मत रही इनकी बात में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, लालजी टंडन का बेटा आशुतोष टंडन, कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह का बेटा संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा प्रतीक सिंह। ये परिवारवाद की बात करते हैं।
और एक खास जाति की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर कौन था, अशोक चंदेल कौन है, विनीत सिंह कौन है, ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है, चुलबुल सिंह कौन है, अजय सिंह सिपाही कौन है, पिंटू सिंह कौन है, सनी सिंह कौन है, संग्राम सिंह कौन है, चुन्नू सिंह। 150 से ज्यादा मुकदमे हैं। आप भी मतलब परिवारवाद निकाल कर लेकर आए हैं बीजेपी का। ठीक है, आप भी परिवारवाद निकाल कर लेकर आए हैं बीजेपी का। इस पर मैं जवाब ले लूंगी। शैलमणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लूंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ेगा। क्या वास्तव में यहाँ पर जातिवाद हावी रहेगा, जैसा कि हर पार्टियों की ओर से लगातार अलग अलग जातीय रैली करके लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। परिवारवाद पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में कौन किस पर बाजी मारेगा, और इन सब के बीच विकासवाद का मुद्दा, विकास का मुद्दा, इलाके में काम हुआ है नहीं हुआ है। 4.5 सालों में योगी जी की सरकार ने कितना काम किया है, 5 सालों में अखिलेश यादव जी की सरकार ने कितना काम किया है। ये मुद्दे गौर क्यों हो जाते हैं और जातिवाद इतना हावी क्यों हो जाता है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। सीधे काशी से आप देख रहे हैं दंगल का ये स्पेशल एपिसोड। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। काशी विश्वनाथ और मां गंगा की नगरी वाराणसी से आप सीधे देख रहे हैं दंगल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज बहस का मुद्दा है खुला खेल जातिवादी। क्योंकि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में रैली करके जिस तरह से पिछड़े समाज को साधने की कोशिश की है, उसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कश्यप समुदाय को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना पलायन के मुद्दे पर कैसे जवाब दिया है, जरा वो सुनिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां न आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। तो यहाँ पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन अल्लाह और मल्लाह का जिक्र भी किस तरह से होता रहा, जरा एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जिसके साथ मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा, पूरा कश्यप चाहेगा, तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए आप सुन रहे हैं, जिसके ऊपर अल्लाह हो और नीचे मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई नहीं है। और पलायन के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव की ओर से जो कुछ कहा गया है, उस पर क्या है जवाब आपका? पिताजी देखिए, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 400 दंगे हुए, तो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही मल्लाहों को मारा गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही जाटों की हत्या की गई। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही दलितों की हत्या की गई, उनके घर जलाए गए, उनकी संपत्तियां लूटी गई। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। देखिए, हिंदू समाज को बांटने का कोई ऐसा प्रयास है जो ये नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों में जो 26 उपजातियां हैं, उनका लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है? मुसलमानों की जो 26 उपजातियां हैं, उनको लेकर आप क्यों नहीं कहते कि साहब उनमें आपस में कौन कौन सी जाति के साथ कहां पर क्या हो रहा है? शिया और सुन्नी के बीच में जो दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ जिनके लिए जाना जाता था, उनको लेकर आप चर्चा क्यों नहीं करते? तो आप तो हिंदू समाज को चाहेंगे कि हिंदू समाज कमजोर हो, लेकिन हिंदू समाज ने उसको देखा है, उसका परिणाम देखा है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जिस तरह दलित मारे गए दंगों के दौरान, जिस तरह जाट मारे गए दंगों के दौरान, जिस तरह पिछड़े मारे गए, बंदा मारे गए, और अभी देखिए अयोध्या में जितना शानदार एक दीपोत्सव हुआ है, उस एक दीपोत्सव में प्रजापति समाज हो, निषाद समाज हो, कुमार समाज, तमाम समाज के लोगों को जिस तरह से उसमें रोजगार मिला, जो लोग उससे जुड़कर आए, सबने आज सुशासन देखा है। लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि सबको पता है ये हिंदुओं में दरार डालने का प्रयास करेंगे और वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। और जब मौका मिलेगा तो आपने एक बात कही चित्रा जी, एक विशेष जाति, मैं विशेष जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे गोरखपुर और देवरिया के यादव को भी नौकरी नहीं मिली। हमारे देवरिया के यादव भी कहते थे कि भैया सैफई का यादव होगा तो उसको नौकरी मिलेगी, देवरिया के यादव को नौकरी नहीं मिलेगी, गोरखपुर के यादव को नौकरी नहीं मिलेगी। केवल सत्ता की भलाई एक परिवार को मिलेगी, एक खानदान को मिलेगी, किसी पिछड़े को न्याय नहीं मिलेगा। जाकर देखिए स्वतंत्र देव सिंह को, किस पिछड़े परिवार से आते हैं, कितने गरीब परिवार से आते हैं, आज भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जो कैबिनेट में रिशफल हुआ, जाकर देखिए किन गरीब परिवारों से लोग आए हैं। और पद्म पुरस्कार जो बटे हैं, एक बार आंख खोल कर देखिएगा कि पद्म पुरस्कार किनको मिले, जो सम्मानित हुए वो कौन लोग हैं, जरा उनको भी देखिएगा। पहला मेरी बात तो सुन लो। जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी ठीक है, आप जी सवाल करते हैं, बोलिए। आ रही हूँ वारिस जी, वारिस पठान जी आ रही हूँ। जिस तरीके से ठीक है आ रही हूँ वारिस पठान जी आपके पास। एक बार आशुतोष को लेकर उन्होंने, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछे हैं, उसका जवाब लेते हैं।
चित्रा जी, जिस वो कह तरीके रहे से हैं कि इन्होंने पिछड़ों की क्षेत्रवाद के बात हिसाब उठाई, से एक खास जाति को चुना गया और उसी को नौकरी दी गई है। देखिए जिस तरीके से पिछड़ों की बात शलभ जी ने बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पिछड़ी जाति से उप मुख्यमंत्री था उसकी तख्ती उठा के किसने फेंक दी। सबसे पहले लोक भवन में ये बताए, वो कौन पिछड़ा उप मुख्यमंत्री था जिसको कुर्सी नहीं मिली, स्टूल मंत्री बना दिया। वो कौन पिछड़ा इनका प्रदेश अध्यक्ष था जो 57 साल में जाके 40 साल के आदमी का सरेआम जो है पैर छू रहा है। ये क्या बात करते हैं, ये किस तरीके की बात है। जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तब डायल 100 की बात करते हैं, जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो यूपी 100 की बात करते हैं, वुमेन पावर लाइन की बात याद आती है, 18 लाख युवाओं को लैपटॉप याद आती है, 1100 MBBS सीट बढ़ाने की बात याद आती है, और यूनिसेफ की वो रिपोर्ट याद आती है जिसने शिक्षा में 2015 में रिकॉर्ड के लिए समाजवादी पार्टी को सराहा था। 108 एम्बुलेंस की बात याद आती है। जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो कासगंज की बात आती है, शब्बीरपुर की बात आती है, हाथरस आता है, लखीमपुर आता है। और ये सतत सूचना विभाग जो है, सतत सूचना जो SDG जो केंद्र सरकार देती है, उसने उत्तर प्रदेश को नीचे के 5 पायदान में सारे पैरामीटर्स में, चाहे हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो, चाहे पॉल्यूशन इंडेक्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे दिया है। क्या किया इन्होंने नाम बदलने के अलावा? शलभ त्रिपाठी जी दीजिएगा, लेकिन वारिस पठान आपने चूंकि मुसलमानों से लेकर ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी शलमणि जी, लेकिन वारिस पठान चूंकि आपने मुस्लिमों को लेकर भी कोई बातें कही थी जिस पर वो कुछ बोलना चाह रहे थे। वारिस पठान जी बताइए, वो तो अपने कामकाज भी गिना रहे हैं और इसके साथ पिछली सरकारों से तुलना करके भी बता रहे हैं शलमणि जी कि देखिए हमारी सरकार आने के बाद स्थिति किस तरह से नियंत्रित रही है। देखिए चित्रा जी, आपने एक तरफ बीजेपी को सुना, समाजवादी को सुना। मैं कहूंगा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने काफी सवाल किए गैस के बढ़ते हुए दामों पर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर, वो नहीं बोल सके। दोनों की तरफ से एक ही चीज जा रहा है, परिवारवाद के ऊपर दोनों बात कर रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। अरे तुम्हारे लफड़े के अंदर मुसलमान की हालत क्या है आज उत्तर प्रदेश में, आपको पता है? 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में जिनके वोट लेके समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, आज उन्हीं का एक लड़का अल्ताफ नाम का 21 बरस का लड़के को मार दिया जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर कर दिया जाता है उसका। आप क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पर वो प्रवचन दे रहे हो? क्या एक्शन लिया आपने? अल्ताफ की जगह अगर कोई दूसरा होता, संतोष होता या कोई और होता, तो अब तक आप चिल्ला पुकार कर डाले होते, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया होता, उसको अल्ताफ को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू है। समाजवादी पार्टी की बात करूं, अरे सेंट को परफ्यूम को लॉन्च करने से वहां पर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 19% जो मुसलमान है आज तक, आपने आजम खान के लिए क्या किया? अरे एक मुसलमान लीडर था इनके पास, चित्राराम जी, आज वो भी आजम खान को किस कोने में डाल दिया, उसकी कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ दोनों बैठकर बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता को सवाल करो तो बोलेगा आतंकवादी की बात करेगा। अरे योगी की ठोक डालूंगा पॉलिसी, योगी की ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी का वो भी तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए उनका परफ्यूम लगाने के लिए। नहीं योगी, हाँ आपके परफ्यूम में वो खुशबू नहीं है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए सुखदेव राजभर। उनकी नहीं, अरे परफ्यूम की खुशबू तो 2 दिन में चले जाएगी चित्रा जी, लेकिन जो मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, वो कभी लोग भूलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में इनको बराबर उसका आंसर मिलेगा। और भाजपा वालों ने, योगी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर किया क्या? सिर्फ नामकरण किया है, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल की है, जिसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह चुन चुन के मुसलमान के बच्चों को लाकर उनको मारा जाता है और कोई पुलिस ऑफिसर को ना सस्पेंड करता है, ना उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगता है, ना कुछ होता है। आज भी 27% उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जेलों के अंदर है। किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे, समाजवादी सत्ता के अंदर थी, बीजेपी सत्ता में थी। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों नहीं बताते ये, जिसमें 50,000 लोगों के घर चले गए आजादी के बाद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, एक सेकंड वारिस पठान जी, क्या जाति और धर्म देखकर अपराधियों का चुनाव किया जाएगा? एक सेकंड सर, क्या जाति और धर्म देखकर अपराधियों का चुनाव किया जाएगा या जो भी अपराधी हो, जिस भी धर्म या वर्ग के हो, उसको जेल में डाला जाएगा? हाँ, आप इसमें भी वर्गीकृत कर देंगे ना, आप इसमें भी वर्गीकरण कर देंगे। 77 लोगों के ऊपर से केस हटा दिया। हाँ, योगी कर रहे हैं, इनको अभी कहराना याद आ रहा है, पलायन याद आ रहा है। 4.5 साल में तो इनको कभी याद नहीं आया, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस के लिए, इनके पास जवाब नहीं है। बढ़ते हुए क्राइम के ऊपर लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। औरतों को रात को घूमना फिरना दुश्वार हो गया, जवाब नहीं है। हाथरस का इंसिडेंस हो गया, जवाब नहीं है। अल्ताफ का इंसिडेंस हो गया, जवाब नहीं है। पुलिस कस्टडी के अंदर मासूम बेगुनाह मुसलमान बच्चों को मारा गया, जवाब नहीं है। जय श्री राम के नाम के ऊपर मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर दिया, जवाब नहीं है इनके पास। कभी
बिकाएंगे ना पे 2 से मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। शैलमणि जी, आप सबके सवाल का जवाब दीजिएगा। राजेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब दे। राजेश मिश्रा जी ठीक है, उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं उनसे जवाब देने की कोशिश करूंगी। शैलमणि जी एक एक करके आप जवाब दीजिएगा, लेकिन राजेश मिश्रा हम हराएंगे भाजपा को। राजेश जी, एक बार कांग्रेस पार्टी की भी आवाज हो जाने सर, एक बार कांग्रेस पार्टी की। हाँ चित्रा जी, उत्तर प्रदेश आप में हराएंगे, लेकिन कैसे हराएंगे ये बड़ा सवाल है ना। लेकिन राजेश मिश्रा जी को एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। चित्रा जी आप हमारी बात सुन लीजिए ना। देखिए हराएंगे जीतेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसे छोड़ दीजिए। आज आपने जो टॉपिक रखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद, समाजवादी पार्टी और जो दूसरी पार्टी है प्रदेश में वो जातियों का सम्मेलन खुलेआम करती है, और जो आज सत्ता में बैठे हैं ये जात का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन काम सिर्फ जात का ही करते हैं। आज जो मुख्यमंत्री जी की जात उत्तर प्रदेश में है, आज हकीकत में सरकार उसकी चल रही है, किसी दूसरे की नहीं चल रही है। ये बात करते हैं अपराध की, ये बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं कि हमने ये किया, वो कहते हैं हमने ये किया। देखिए हकीकत क्या है, आज यदि उत्तर प्रदेश में वाकई में इस तरह के काम हुए हैं, विकास हुए हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता इतना परेशान क्यों है? क्यों इन राजनीतिक दलों को फिर संप्रदाय की बात याद आ रही है? कैराना फिर याद आ रहा है, 4.5 साल तक नहीं याद आया, अब कैराना याद आ रहा है। ये जो जातियों का सम्मेलन हो रहा है, ये जो अखिलेश यादव की सभा में नारे लग रहे हैं, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, इसका फायदा उनको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा समाजवादी पार्टी को इसका फायदा। चित्रा जी ये नारा गलत है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई नारा लगाता है कि इससे हमें वोट मिल जाएगा, इस बार उत्तर प्रदेश में इन चीजों से वोट नहीं मिलने वाला है। जनता ने अपना एजेंडा तय कर लिया है, जनता अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी जान रही है, जनता जान रही है कि हमें चुनाव में वोट किस बात के लिए देना है। जनता जो नौजवान है, हाँ वो जो नौजवान है वो चाहेगा कि हमें रोजगार मिले। लड़के MBBS करके, PhD करके, MD करके, इंजीनियरिंग करके लड़के बेकार और बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग आंकड़ा दे रहे हैं। कॉन्टेक्ट पर लेकिन ये जो 40% आपका आरक्षण वाला दाम चला है उस पर BSP प्रमुख मायावती का ये कहना है, ठीक है, कि बाकी राज्यों में और दूसरे राजनीतिक दल भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाकी राज्यों में जहां सरकार है, जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर क्यों नहीं लागू कर देती है कि 40% वहां पर भी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए क्यों है, अगर महिलाओं को लेकर इतने ही गंभीर हैं आप लोग? चित्रा जी हमारी बात सुन लीजिए ना, आप भी इससे सहमत होंगी कि देश के अंदर भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने जब कहा था कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को पंचायत के चुनाव में, उन्होंने कहा था कि हम 33% आरक्षण देंगे। आज देख लीजिए आप पूरे हिंदुस्तान में जिला पंचायत का चुनाव हो, प्रमुख का हो, BDC का हो, प्रधानी का हो, जिला पंचायत के चेयरमैन का हो। नहीं, मेरा सवाल यह है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो 40% का दाव यूपी के लिए है वो पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, बाकी जगहों के लिए क्यों नहीं है जहाँ पर आपकी सरकार है? प्लीज आप बात सुनिए, वहाँ के लिए भी कहिए, वहाँ पर तो आपकी सरकार है, बोले कि हम 40% उम्मीदवार उतारेंगे महिलाओं को। सुनिए, आज उत्तर प्रदेश में है, कल ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। ठीक है। अब मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से मैं एक एक करके सबका जवाब ले लेती हूँ। शैलमणि त्रिपाठी जी, क्योंकि सारे सवाल आपके लिए आए हैं, ठीक है, सारे सवाल आपके लिए आए हैं। हाँ ठीक है। अब एक एक करके सबके सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद ये सब फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता असल मुद्दों पर ही आएगी वोट देने के लिए, और इसका जवाब बीजेपी दे नहीं पाएगी। MIM की ओर से भी कहा गया और कांग्रेस पार्टी, जवाब दीजिए इस पर आप। राजेश जी ने कहा कि जनता परेशान है। राजेश भाई, जनता नहीं परेशान है, विपक्ष हताश, निराश और परेशान है, क्योंकि दुकान बंद हो चुकी है परमानेंट के लिए 2014 के बाद से। आप परेशान होते रहिए, जनता की नजर में आप एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो। अभी ओवैसी के पार्टी के वारिस भाई को मैं सुन रहा था कि भैया जेलें भरी पड़ी है मुसलमान से। अब आपके लिए मुख्तार अंसारी मसीहा होगा, हमारे लिए डॉन है। आपके लिए अतीक अहमद मसीहा होगा, हमारे लिए डॉन है। आपके लिए मुकीम काला मसीहा होगा, हमारे लिए डॉन है। आपके लिए आजम खान मसीहा होंगे, हमारे लिए भ्रष्टाचारी और दबंग हैं। ऐसे लोगों से जेलें भरी जाएंगी। आप तड़फड़ाते रहिए, आप तड़पते रहिए। आप वही हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है। वक्त हमें इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त काशी विश्वनाथ की नगरी में मेरी मौजूदगी है। 2014
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पर्चा भरते वक्त कहा था मां गंगा ने बुलाया है। बीच में कल बहती हुई गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है, मां गंगा आपको नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि वाराणसी से भी और उत्तर प्रदेश में भी जो इस वक्त माहौल चल रहा है कि इसके पक्ष में जनता वोट करती है। 3 महीने के बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा की 403 सीटें देश में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए खुला खेल जातिवादी भी अलग अलग दलों की ओर से शुरू हो चुका है। इसी पर दंगल आप देख रहे थे। इससे जुड़ा हुआ जो सवाल हमने दर्शकों से पूछा था उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज हमने सवाल पूछा था दंगल में, क्या उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिशों में लग गए हैं? इसके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 20% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उसके बाद देखते जाइए कौन कौन से मुद्दे हावी रहते हैं और वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता वोटिंग के लिए पहुंचेगी। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। काशी विश्वनाथ की नगरी से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, बेमिसाल 20 साल।